अस्सलाम वालेकुम। आई एम होम्योपैथिक डॉक्टर इकराम खान फ्रॉम हैदराबाद। आज मैं हाजिर हूँ एक नए केस के साथ, एक नए अप्रोच के साथ। और एक होम्योपैथिक डॉक्टर को एक अप्रोच को फॉलो नहीं करना चाहिए, जो मेरा मानना है। एक होम्योपैथिक डॉक्टर को अ, जितने भी अप्रोचेज़ हैं, सारे रिज़ल्ट ओरिएंटेड हैं, बशर्ते कि एटलीस्ट वो होम्योपैथी के बेसिक प्रिंसिपल्स को डिनाई ना करें। आप उसको फॉलो करें। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि वो रिज़ल्ट ओरिएंट हो। रिज़ल्ट अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइड ऑफ मेडिसिन, रिज़ल्ट मस्ट बी लाइक फॉलो फॉर्ज़म नंबर 2, जिसको हम कहते हैं कि मायारी शिफ़ा, एन आइडियल क्योर। क्या है आइडियल क्योर? रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ और रिमूवल ऑफ द डिज़ीज़ इन इट्स होल एक्सटेंट। तो आज मैं आपको जो मज़े की चीज़ बता रहा हूँ, वो पोलैरिटी एनालिसिस पे मैंने केस किया। और केस भी डायबिटिक ने न्यूरोपैथी और डायबिटिक फुट अल्सर था। अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 2 मंथ्स वो रिकवर कर गया। और वो जो पेन था, वो बहुत ही एगोनाइज़िंग पेन था, वो ख़त्म हो गया। और वो जो अल्सर था, वो भी भर के ख़त्म हो गया। और आपको मैं बिफ़ोर एंड आफ्टर पिक्चर्स और वीडियोज़ बता देता हूँ। और उसके बाद फिर मैं आपको लेके चलूँगा कि ये पोलैरिटी एनालिसिस क्या है, इसका सॉफ्टवेयर क्या है, ये कैसे यूज़ होता है। और मैं आपको केस बताऊँगा कि ये इस केस में मोडालिटीज़ मैंने कैसे एंटर की, और यहाँ सारा काम मोडालिटीज़ पे है। थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं, आपको मैं पहले बिफ़ोर एंड आफ्टर पिक्चर्स और वीडियोज़ बता दूँ। उसके बाद हम चलते हैं पोलैरिटी एनालिसिस सॉफ्टवेयर की तरफ। सर जी, ये जो थंब है ना, ये वाला अंगूठा, ये तो देखिए बिल्कुल जो यहाँ पे निशान था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और इसमें हल्का हल्का सा टच करने से महसूस हो रहा है कि यहाँ पे कोई ज़ख्म था, बाकी इसमें कोई वो नहीं रह गया। अच्छा, वो भी सही हो गया अंगूठा भी। वो अंगूठा भी ठीक हो गया, ये खुद भी अंगूठा कह रहे देखो हैं। कितना ओके है। हाँ जी। हाँ। और उसके बाद ये जो जगह ये भी कवर करके सारी, लेकिन ये ऊपर से थोड़ा सा है ना, ये वाली जगह, ये यहाँ पे थोड़े से ज़ख्म बने, ये देखें, सिर्फ ये रह रहे हुए हैं। और पेन इनको उस तरह से नहीं है जिस तरह होता है, पेन भी कम है इनका, लेकिन कंप्लीट ठीक नहीं हुआ अभी तक। और इसमें से कभी कभी खून रिसता है, जो ऊपर के ज़ख्म है 3, इनमें से खून रिसता है। ये सारी इनकी अभी की सूरत हाल है। सर जी, ये जो अंगूठे के ऊपर निशान था, ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। और वो भी सही यहाँ हो पे गया, ये भी सही हो गया। पेन वगैरह कुछ नहीं है, हाँ, तकरीबन और नहीं ज़ख्म दर्द कर ठीक है। रहा। ऊपर सिर्फ ये हल्का सा निशान रह गया, ये भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि एक होम्योपैथ को मल्टी अप्रोचेज़ आने चाहिए। और ये अप्रोच मुझे इतना अच्छा लगा कि इसके अंदर मैंने रिज़ल्ट्स देखे। ये असल में डॉक्टर आइनर फ्राई स्विट्ज़रलैंड के हैं ग़ालिबन। उनका ये समझ लें कि रीडिस्कवर किया हुआ है। एक्चुअली इन्होंने बोनिंग हानसन के जो कंसेप्ट है, मोडालिटीज़, कंकॉमिटेंट्स, इसी पे ही वर्कआउट करके ये पोलैरिटी एनालिसिस का ये अप्रोच मुतारफ़ किया। और मुतारिफ़ ही नहीं किया, बल्कि इसके अंदर उन्होंने डिफरेंट स्टडीज़ कंडक्ट की। मुख्तलिफ़ डिज़ीज़ उठा के, रिस्पायरेटरी, गैस्ट्रो, गायनी, स्किन, मेंटल डिसऑर्डर्स, और बच्चों के जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, और जो एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये एडीडी, इनके बच्चों पे उन्होंने स्टडी कंडक्ट की। और
आपको ये जान के हैरानगी होगी, ये डबल ब्लाइंड प्लासिबो कंट्रोल स्टडी थी और क्यूरिंग जो रेट था वो 86% था, अबव 86%। तो मुख्तलिफ इन्होंने उसमें किया, तो गायनी में 90% क्यूरिंग रेट है, अबव 90% गालिबन। तो इनका जो वेबसाइट है polarity-analysis.com, वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे साइन अप करें और फ्री ऑनलाइन सॉफ्टवेयर यूज़ करें। तो मैं आज आपको यही डेमो दूंगा और अपने क्यूर्ड केस की मदद से आपको ये समझाऊंगा कि आपने पोलैरिटी एनालिसिस का ये कैसे यूज़ करना है सॉफ्टवेयर। और मज़े की बात कि कंप्लीट डायनामिक सॉफ्टवेयर जो मैंने लास्ट केस शेयर किया उसके अंदर भी पोलर एनालिसिस का ऑप्शन मौजूद है। चलिए चलते हैं, ने गूगल में जाना है और पोलैरिटी एनालिसिस लिखेंगे तो आपने अपना वाईफाई ज़रूर ऑन करना है। लग जाना। हाँ, हो गया। आपने इसको सर्च करना है पोलैरिटी एनालिसिस। ये सबसे ऊपर जो वेबसाइट है polarity-analysis.com, इस पे आपने क्लिक किया और आप ये आगे इसके इंटरफेस पे। अच्छा, मैं तो चूँकि इसमें साइन अप हुआ ऑलरेडी, तो मेरा अकाउंट डायरेक्ट खुल जाता है, मगर ना मुझे साइन इन करना पड़ता। तो आप रजिस्टर करते हैं, साइन अप करते हैं, तो आपको यहाँ अपने आईडी और पासवर्ड डालना पड़ता है रजिस्टर होने के लिए, और फिर नेक्स्ट टाइम आपको एंटर होने के लिए अपनी आईडी और पासवर्ड डालना पड़ता, जस्ट लाइक एन ईमेल। तो यहाँ चूँकि डायरेक्ट में ओपन हो गया, ये मेरे सारे केसेस हैं। इसके अंदर मज़े की बात ये भी है कि ये सेव हो जाते हैं। तो यहाँ जो मेरा पेशेंट है उनका नाम निसार है, ये 19 जुलाई 2021 को मेरे पास आए थे और इसको क्लिक किया। मोबाइल पे इंटरफेस इसका थोड़ा डिफरेंट है और लैपटॉप में इसका इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इजी है। ये मेरे सारे केसेस हैं और ये जाके नीचे मैंने ऊपर निसार साहब पे क्लिक किया। अच्छा, कोई भी नया केस आता है, आपने यहाँ न्यू कंसल्टेशन लिख के यहाँ चीफ कंसर्न लिख लें, उसकी फिर बाद में जब आप सेव करते हैं प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख के आप उसको सेव भी कर सकते हैं। लेकिन चलें, ये तो मेरा न्यू नहीं है, ये ओल्ड है। तो ये ओल्ड मेरा केस है। ये मैंने इनको ये 3 सजेशन आई थी सॉफ्टवेयर की कि बेलाडोना ने नो सिम्टम्स हिट की हैं, सम्स 30 हैं, डिफरेंस पोलैरिटी डिफरेंस 25 है, सिलेशिया का पोलैरिटी डिफरेंस 22 है, नक्स ओमिका का 20 है। और यहाँ पे ये डॉक्टर आयनर फ्राई कहते हैं कि जिस रेमेडी का पोलैरिटी डिफरेंस हाई है दैट कुड बी द सिमिलम रेमेडी। बहरहाल ये आप यहाँ चीफ कंसर्न लिख सकते हैं और मैंने इस पेशेंट को, ये नीचे आपने देखा कि बेल 200 एक डोज दी है। एनी हाउ, इसके चार्ट पे जाते हैं, पोलर एनालिसिस पे आप क्लिक करेंगे तो आप चार्ट पे पहुँच आएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको ज़रा मैं क्लोज़ कर दूँ ये। अच्छा, ये बड़ा अजीब अप्रोच है। अच्छा, जो भी अप्रोच है उसकी अगर आपको कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज ऑफ मेडिसिन से दलील मिलती है, वहाँ जाके ख़ुद पढ़िए और फॉलो कीजिए। और उसके रिज़ल्ट्स ऑर्गेनाइज ऑफ मेडिसिन के रिज़ल्ट को फॉलो कर रहे हैं। तो ये मेरा और आपका रिज़ल्ट है ना, भाई जी दवाई खा ली और मरीज़ ने कहा जी मैंने फ़र्क पाया, और वो फ़र्क जब कुछ तक है, जब तक दवाई खा रहा है, छोड़ दी फिर वही मसला। याद रखें, परफेक्ट दवाई को रिपीट करने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। जो दवाई बार बार रिपीटिशन मांग रही है, दिस इज़ नॉट द सिमिलम रेमेडी, दिस इज़ इन फैक्ट अ सिमिलर रेमेडी। आप केस को सप्रेस कर रहे हैं। परफेक्ट दवाई रिपीटिशन नहीं मांगती भाई, वजह कि वाइटल प्रिंसिपल ने सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन से उस मसले को हल करना होता है। आप ऑर्गन ऑफ मेडिसिन पढ़ेंगे तो मेरी ये लैंग्वेज आपको समझ में आएगी कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन क्या है। एनी हाउ, इस अप्रोच में आपने सिर्फ मोडेलिटीज़ लेनी है। और मेरे पास जब पेशेंट आता है, मैं केस चेकिंग करता हूँ, तो फिर मैं केस चेकिंग के बाद डिसाइड करता हूँ वेदर I should use polarity analysis or I use another approach। तो मैं मोडेलिटीज़ जब मुझे क्लियर मिलती बड़ा खुश हो जाता हूँ, यार बड़ा इजी केस है मेरे लिए, वट एवर मे बी द डिजीज़ और पैथोलॉजी, कोई भी केस हो आपके पास मोडेलिटी। यानी इसमें एस्थमा के केसेस, इसमें शटिक पेन, बैकिक पेन, इवन के जिनकी सर्जरी बड़ी मस्त थी, वो जो है ना लम्बैगो, जो डिस्क बल्जिंग, डिस्क डीजनरेशन या डिस्क हर्निएशन के केसेस इससे, क्योंकि पेन जहाँ पे माइग्रेन के केसेस इससे
क्योंकि मोडालिटीज़ क्लियर है। यहाँ पे इनके तलवे में बहुत ज़्यादा दर्द था। एक्चुअली इनफैक्ट हुआ ये कि इनके जो टोए है उस पे सबसे पहले अल्सर बना और इन्होंने कोई घरेलू ही टोटके से उसके ऊपर कुछ लैप करते रहे, वो तो भर गया। याद रखें लोकल जो मेलेडीज़ हैं, स्किन अल्सर है, उसको सिर्फ लोकल एप्लीकेशन से हल ना करने की कोशिश करें। अब उसको लोकल एप्लीकेशन से हल करते हैं तो आप अपने पेशेंट को खुद ख़राब कर रहे हैं या बंदा खुद अपने आप को ख़राब कर रहा है, क्योंकि वाटल फोर्स एक चीज़ को लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन पे स्किन पे फेंकती है और वहाँ से जब स्प्रेस बैक करते हैं तो फिर वाइटल ऑर्गन्स की तरफ उस चीज़ का रुख हो जाता है। उन्होंने ऐसे ही किया, वो तो भर गया ज़ख़म, लेकिन उनके तलवे में बड़ा शदीद दर्द हुआ। मेरे पास जब पेशेंट आया तो तलवे में इंतहाई रेडनेस थी, हीटनेस थी और तलवे में बहुत ज़्यादा पेन था। आई जस्ट इंटरोगेट अबाउट द मोडालिटीज़, देयर वाज मूवमेंट वॉर्स, यानी जैसे मैंने पहला सिम्टम इसमें एंटर किया, मूवमेंट वॉर्स। दूसरा था वार्मली फ्रॉम बर्फ, जब मैं उसे गर्म रखता हूँ तो आराम आता है। मैं सख्त कदम नहीं रख सकता, मैं चल नहीं सकता। स्लीप ड्यूरिंग वॉर्स, दर्द होता है। प्रेशर एक्सटर्नल में इस पे प्रेशर नहीं डाल सकता, धो नहीं सकता उससे, टच नहीं कर सकता और ठंडी हवा ठंडे मौसम में ये ठंडी जगह पे बढ़ता है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी बात और भी समझिए। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये सिम्टम्स रिलायबिलिटी, इस डॉक्टर साहब ने सिम्टम्स को 3 हिस्सों में तकसीम किया, हाई रिलायबिलिटी, मीडियम एंड लो। हाई को उन्होंने ये देखें, ये इरिटेबिलिटी, ये एंगर, एग्रेशन, ये आपको ग्रीन नज़र आएगा। जो येलो है प्राइड, हॉटीनेस, ये सॉरी, ये जो ग्रीन है इरिटेबिलिटी, ये हायर रिलायबिलिटी है। मीडियम की उससे कम रिलायबिलिटी और लो की बिल्कुल कम रिलायबिलिटी है। तो यहाँ पे कहता है कि हाई रिलायबिलिटी सिम्टम्स प्लस जिनके साथ ये आपको नज़र आएगा यहाँ पे पी, ये जो आपको पी नज़र आ रहा है, ठीक है ना। पोलर सिम्टम, पोलर मीन मिसाल सेक्सुअल इंस्टिंक्ट वीक है किसी दवाई में तो उसके अपोजिट पोल में स्ट्रॉन्ग भी होगा। जैसे आर्सेनिक थर्स्टी भी है, थर्स्टलेस भी है, ठीक है। इसी तरह जो पोलर सिम्टम्स हैं आपने उनको लेना है। यहाँ पे डायरेक्ट आप ये सिम्टम पे क्लिक किया, यहाँ पे आप डायरेक्ट सिम्टम को सर्च भी कर सकते हैं। चेकलिस्ट को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ देखें चेकलिस्ट में ये डिज़ायर फॉर ओपन एयर है तो इंक्रीज़ है, ड्यूरिंग इलनेस तो आप उस पर क्लिक करें, नहीं है तो उसको ना करें, ठीक है। इधर देखें मेरे जो केस हैं वेदर ये ऑलरेडी एग्रीवेट चेकलिस्ट में ये देखें ये इस पर क्लिक्ड है। वार्मली फ्रॉम वेब पे ये क्लिक किया हुआ है मैंने। फिर नीचे जाते जाएं, ये मूवमेंट पे, मूवमेंट ऑफ अफेक्टेड पार्ट नहीं है, सॉरी, वॉकिंग एग्रीवेट है, रनिंग जॉगिंग भी नहीं है, स्टेपिंग हार्ड है। ये नीचे जाते जाएं, ये सारे देखें टच, प्रेशर एक्सटर्नल, ये एग्रीवेट था तो मैंने इस पर ऑलरेडी चेकआउट किया हुआ है। जब आप इस पर कर लें, ठीक है। और ये तीसरा जो ऑप्शन है ये ADHD, जैसे मैंने कहा इनके ADHD का अलहदा चेकलिस्ट है सारा, ये एक अलहदा कहानी है। एनी हाउ आप यूट्यूब पे जाके आइनर फ्राई पोलैरिटी एनालिसिस लिख के HEINER, आइनर FRIE है या EI है, आइनर फ्राई या आइनर फ्री, उसको सर्च करें तो वीडियोस उनकी आ जाएंगी। ये पीडियाट्रिशियन ऑन्कोलॉजिस्ट है असल में, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। डेली 50 पेशेंट्स देखते हैं, होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं फुल फ्लैज, और होम्योपैथी को एक इनने साइंटिफिक रुख दिया हुआ है। एनी हाउ मैं मुझसे यहाँ पे कुछ क्लिक हो गया, तो आप यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे देखिए कि सॉरी, ये यूरिन सेडिमेंट, ये मुझसे क्लिक हो गया, मैंने इसको डिलीट किया तो मेरी वही पुराना चार्ट आ गया। यहाँ पे बेल सिलिशिया नक्स अमीका मैंने ये हाईएस्ट पोलैरिटी डिफरेंस के साथ है। अब ये पोलैरिटी डिफरेंस क्या भला है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखें ये ऊपर ब्लू लाइन है, इसके ऊपर पोलैरिटी डिफरेंस सम और हिट्स लिखा हुआ है लाइन में। ये ऊपर मेडिसिन है, बेल सिलिशिया नक्स अमीका, एम्ब्रायम, मेर्क, स्टेफी आगे, और ये लाइन से नीचे अपोजिट पोल है। ये अपोजिट पोल क्या भला है, अब देखें यहाँ पे देखें मूवमेंट, ये सुर्ख लाइन से नीचे ये देखें मूवमेंट बेटर है। बेलाडोना में ये D ग्रेड है, यानी 1 नंबर लिया हुआ है। जो रिपर्टरी समझते हैं वो मेरी बात को
समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ मूवमेंट वॉर्स से बेलाडोना ए ग्रेड है, ठीक है, 4 नंबर है। अगर यही 4 नीचे होता तो बेलाडोना यू शेड हो जाती, जैसे फास्फोरस, रस्टॉक्स और सिलिसिपिया शेड है। ये देखें, इस पे ये ग्रे कलर का शेडेड है। अब ये क्यों शेडेड है? देखें, मूवमेंट बेटर है रूस्टॉक्स में, लेकिन मूवमेंट वॉर्स है यहाँ पे ए ग्रेड है। तो जो पोल ए ग्रेड के साथ अपोजिट में चला गया तो वो रेमेडी आपने नहीं देनी। यहाँ पे फॉल्स कंट्राइंडिकेटेड है, रोस्टॉक्स और सीपिया कंट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि इन्होंने ए ग्रेड नीचे, जिस भी सिम्टम का ए ग्रेड नीचे आ जाएगा या बी ग्रेड, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाएगी। यहाँ पे देखें, बेलाडोना का कोई नीचे ए ग्रेड नहीं है, देखें पहले लाइन पे ये सारा नीचे पहले लाइन पे, और इस तरह सिलिशिया का भी नहीं है। अच्छा, ये पोलैरिटी डिफरेंस क्या है? ऊपर के जो रेड लाइन्स ऊपर है, इनके आपको जमा करें, 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 30 में से आप ये रेड लाइन से नीचे जो है आप इसको माइनस करें, 2 3 4 5, ठीक है। तो 30 में से 5 को आपने माइनस किया तो बेलाडोना का जो पोलैरिटी डिफरेंस है वो क्या आ गया? 25, ठीक है। और इस तरह सिलेशिया का पोलैरिटी डिफरेंस 22। तो यहाँ पे लॉजिक ये है कि पेशेंट के सिम्टम्स के हक में जो रेमेडी होगी और उसके अपोजिट पोल के हक में जो लोअर ग्रेड के साथ होंगी तो आप उसमें माइनस कर देंगे तो हाईएस्ट पोलैरिटी होगी। तो यहाँ पे हाईएस्ट पोलैरिटी डिफरेंस की वाली जो मेडिसिन हैं उनको उठा के आपने हर मटेरियल में कंपैरिजन नहीं करनी। कंपैरिजन के लिए ये कहते हैं कि आपने कंपैरिजन करनी है जनाब, गाइडिंग सिम हेयरिंग के गाइडिंग सिम्टम में जाके कंपैरिजन करनी है। वहाँ पे जाके स्किन में, न्यूरोलॉजी में, नर्व्स में, स्किन में, ठीक है, वहाँ पे आप जाके कंपैरिजन करें। वहाँ कंपैरिजन जब मैंने किया तो मुझे बेलाडोना ज़्यादा क्लोज लगी। रेडनेस, हीटनेस, स्वेलिंग जैसे हमने शुरू में पढ़ते चले आए हैं, फिर सडन पेन, सडन ऑनसेट, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सिर्फ मोडेलिटीज़ हैं और इस अप्रोच में मेंटल सिम्टम्स को लेस इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। जैसे बोनिंग हांसन का एक अपना मेथड था, कैंट का एक अपना मेथड था, दोनों बेहतर है, दोनों की अपनी एक वो है। अब मेंटल केस आ जाए साइकेट्रिक, उसमें मैं कैंट को फॉलो करता हूँ, साइकिल मेथड को फॉलो करता हूँ, और कोई ऐसा फिजिकल, कोई ऐसा प्रोमिनेंट मोडेलिटीज़ के साथ आ जाए मैं उसको ही फॉलो करता हूँ। बहरहाल यहाँ पे मैंने इसको आप सेव एंड रिटर्न पे दबाएं तो ये आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ये मैंने इनको बेलाडोना 200 में दी, पिक्चर्स आपने देख लिए, स्टेप बाय स्टेप वो जो सोल पेन था वो ख़त्म हो गया और अल्सर डेवलप हो गया, और करते करते अंदर से खून और पीप जैसे आपने पिक्चर देखी वो निकलना शुरू हो गया, और फिर बाद में ये बनना भी शुरू हो गया। और अभी पेशेंट हाथ ही नहीं आ रहा था कि मैं उसकी वीडियो बनाऊं, वो कभी एक जगह कभी दूसरी जगह। एक्चुअली मेरे पेशेंट के अंकल हैं, सॉरी मेरे स्टूडेंट है, उनके अंकल है, तो वो कह रहे हैं जी वो हाथ ही नहीं आ रहे हैं, वो तो चलने फिरने लग गए हैं। तो उनकी फिर मैंने एक करंट वीडियो बनाई जो आपने देख ली लास्ट वीडियो, माशाल्लाह वो अंगूठा भी रिकवर कर गया और वो ज़ख़म भी। ये अंडर ट्रीटमेंट है अभी पेशेंट, इंशाल्लाह आगे भी मैं इसका फॉलो अप करूँगा। लेकिन हमारे एक मसला है कि पेशेंट बस ठीक हो जाए तो वो हाथ में नहीं आता, और जब फिर दोबारा पानी सर से गुजर जाए तो फिर हमारे पास आ जाते हैं। ये एक अलमिया है हमारे यहाँ। तो पेशेंट की जनरल भी कवर कर गया, यानी भूख, बाउल मूवमेंट जैसे पैरामीटर्स हैं प्रिडिक्टिव अप्रोच के, एक्टिविटी जो सारा दिन बैठा रहता है, वीकनेस होती, भूख नहीं लग रही, नींद ठीक नहीं है, बाउल मूवमेंट ठीक नहीं है, ठीक है ना, एनजाइटी, डिप्रेशन है, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। सेंस ऑफ वेल बीइंग, बंदे के अंदर स्टेमिना हो गया, वो हाथ ही नहीं आ रहा, और वो माशाल्लाह से ठीक हो गया। और बेलाडोना की मैंने एक डोज़ दी, यकीन कीजिए सिर्फ 1.5 हफ्ते बाद मैंने, पहले ड्राई डोज़ दी थी, 1.5 हफ्ते बाद मैंने वाटर डोज़ दी है, उसके बाद मैंने रिपीट नहीं किए। पेशेंट वाज ऑन प्लासिबो, और रिज़ल्ट आपके सामने। एक आप बेलाडोना को हल्की दवाई मत समझिएगा, बेलाडोना का काम था डिज़ीज़ जाके वाइटल फोर्स को मैग्नीफाई करके देना। अगला काम वाइटल फोर्स ने किया, डिज़ीज़ को डायरेक्ट कभी भी हम कभी भी होम्योपैथ डिज़ीज़ को डायरेक्टली मेडिसिन से ख़त्म नहीं करता, वो इनडायरेक्टली थ्रू हायर अथॉरिटी, थ्रू वाइटल फोर्स उसको ठीक करने की कोशिश करता है। जैसे ऐसा है कि मेरे घर का
नल का ख़राब हो गया, गीज़र ख़राब हो गया, ये कि मैं रिंच लेके बैठ जाऊँ और उसको ठीक करूँ, ये कि मैं प्लम्बर को बुला लूँ तो प्लम्बर मुझसे ज़्यादा बेहतर करेगा। ऐसी जिस्म के अंदर एक अल्लाह ने इनर डॉक्टर और डॉक्टर विद इन योर बॉडी, दैट इज़ वाइटल प्रिंसिपल और वाइटल फोर्स। आप उससे काम लीजिए और फिर देखिए कि वो क्या चमत्कार करता है। और ये बेलाडोना 200 एक डोज़ दी 1.5 हफ़्ते बाद, और ये 2 महीने में तकरीबन पेशेंट एटलीस्ट 80-90% रिकवर कर गया। अब मैं उनको बता रहा हूँ बार-बार कि आप काइंडली ले आएँ अपना डायबिटीज़ का भी टेस्ट करवाएँ। आए वो ऑब्वियसली कॉज़ेशन तो पीछे वही है ना, तो वी ट्रीट द मैन इन डिज़ीज़, नॉट डिज़ीज़ इन मैन। ये डिज़ीज़ तो आपकी ठीक होगी, जनरल भी इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन वो डायबिटीज़ जो उसकी बेसिक कॉज़ेशन है, वो भी तो करें, लेकिन बंदा हाथ ही नहीं आ रहा है। एनी हाउ, जो हुआ सो हुआ, बंदा एम्पुटेशन से बच गया और आगे उसकी कॉम्प्लिकेशन से वो बंदा बच गया और वो अल्हम्दुलिल्लाह क्योर कर गया, लेकिन 100% क्योर नहीं है, वो अंडर ट्रीटमेंट है और इंशाल्लाह वो ज़रूर आएंगे। तो ये था जी आज का हमारा डेमो, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, तो व्यूअर्स, इसमें जो लर्निंग पॉइंट्स हैं वो समझ लीजिए। याद रखिए, जो परफेक्ट दवाई है पोलैरिटी एनालिसिस में, वो 48 आवर्स के अंदर एटलीस्ट 50% फ़ायदा लेके आता है। अगर 50% फ़ायदा ना होता तो मैं नेक्स्ट रेमेडी उनको सिलिशिया देता, और लेकिन विद इन 48 आवर्स इस पेशेंट का पेन ख़त्म हो गया, और ये है कि ये कुछ चलने फिरने के काबिल हो गए। लेकिन एक अंदर में इनका एक प्रोसेस चल रहा था। ऑब्वियसली वाइटल फोर्स ने एक चीज़ को कोशिश करनी है कि इसको डिटॉक्सिफाई करे जिस्म से। तो हमारी मेडिसिन ने क्या किया कि वाइटल फोर्स से वो काम बेहतर अंदाज से ले लिया। ये अल्सर बना अंदर से, सब कुछ किया। और इन किस्म के केसेस में ज़रूरी है कि आप पेशेंट को बताएं कि वो उसको हर किस्म का एक्सपोजर जो है वो ख़त्म करें, हाथ बगैर धोए ना लगाए, ठीक है, और इसकी प्रॉपर ड्रेसिंग करें। और ड्रेसिंग बेहतर ये है कि कैलेंडुला 2-3 हिस्से, 2 हिस्सा पानी और डिस्टिल वाटर, 1 हिस्सा कैलेंडुला मिला के आप इसकी सुबह शाम ड्रेसिंग भी करें, ताकि वो एंटीसेप्टिक है और वाउंड हीलर भी है, लेकिन इंटरनल ट्रीटमेंट के साथ। इंटरनल ट्रीटमेंट के बगैर नहीं करना, लेकिन जब निकल रहा हो अंदर से कुछ तो उस वक्त बेशक ना करें। उसके अलावा आप ड्रेसिंग करें ताकि किसी किस्म का, क्योंकि ये हाथ पाँव के जो अल्सर्स होते हैं ये बड़े मुश्किल होते हैं, इनका फुल टाइम एक्सपोजर होता है, तो फिर बाद में मसले मसाइल होते हैं। और अगर आप समझें कि इस किस्म के केसेस में मरीज़ ठीक नहीं हो पा रहा आपकी परफेक्ट दवाई से भी, जो पेन तो ख़त्म हो गया, लेकिन तो आप उसका ज़रूर जो है ना कल्चर करवाएं, जो भी उससे मटेरियल निकल रहा है, पस निकल रही है, जो प्यूरिन डिस्चार्ज है उसका। तो ऐसे केसेस मैंने देखा कि स्टाफिलोकोकस ऑरियस देखने को मिलती है, तो आध एक डोज फिर उसकी देनी पड़ती है, ताकि वो कल्चर रिपोर्ट जो है ना उसके अंदर वो चीज़ फिर दोबारा ना आए। तो फिर आप परफेक्ट दवाई देंगे तो वो काम करेगा, लेकिन पहले आप देखें कि आपकी सिमिलम रेमेडी कैसे काम करती है। तो पोलैरिटी एनालिसिस इतना खूबसूरत मेथड है कि 48 आवर्स के अंदर आपका हर किस्म का मसला एटलीस्ट 50% ठीक हो, तो आप आगे। तो जब ये 1.5 हफ्ते बाद पिक्चर भेजी, तो ये बिल्कुल रेड और ये बिल्कुल एक दाना सा बना हुआ। फिर वहाँ पे मैंने पेन जब दोबारा कंडीशन रिलैप्स हुई, तो 1.5 हफ्ते बाद मैंने तकरीबन इनको बेलेडोना की 200 की वाटर डोज की मैंने रिपीट किया, और ये इन्होंने फिर एकदम रिकवरी फास्ट की कर दी, और फिर आपने स्टेप बाय स्टेप देखा कि ये पेशेंट ठीक हो गया। और ये जो पोलैरिटी एनालिसिस है, ये इसका बहुत अच्छा, यानी आप समझे कि इस वक्त जो मैं केसेस यूज़ कर रहा हूँ टॉप पे, वो पोलैरिटी एनालिसिस और प्रिडिक्टिव अप्रोच है। इसका मुझे 100% रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और इनक्योरेबल केसेस में मुझे इसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आप लोगों को मैं कहूँगा कि आप ये दोनों अप्रोचेस पढ़ें और जाएँ और इसको सीखें, और इसको अपने क्लिनिक्स में अप्लाई करने की कोशिश करो। याद रखें, परफेक्ट दवाई कभी भी रिपीटिशन नहीं मांगती।
पार्शियल सिमिलम आपसे बार बार रिपीट करने को कहेगा। और इन किस्म के केसेस में वेट बड़ा ज़रूरी है, पेशेंट की काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी है। उसको प्रोसेस समझाना है कि यूँ आपके साथ होगा, और अगर आप उसको प्रोसेस नहीं समझाएँगे तो वो चला जाएगा परेशान होके। तो लेकिन माशाल्लाह वो रिकवर कर गए और चलने फिरने के काबिल हैं। वो जो बहुत बड़ा मसला उनका साथ आइंदा आने वाली ज़िंदगी में होने जा रहा था, ये एम्पुटेशन तक की बात चली जाती, उससे वो बिल्कुल ठीक हो गए और सेहतयाब हो गए। और इंशाल्लाह आगे भी मैं इस केस को फ़ॉलो अप करूँगा और देखूँगा कि ये कहाँ तक बात पहुँचती है, और कोशिश मेरी ये होती है कि हर केस को एटलीस्ट 3 to 4 ईयर्स फ़ॉलो अप करूँ। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करते हैं, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं बेचारे वो तो महंगाई भी है, दूर से पेशेंट आ भी नहीं सकता, वो फिर थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको ये अप्रोच भी अगर आपको ये समझ में अच्छा आया तो आप इसको शेयर भी कीजिए मतलब व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। डॉक्टर इकराम ख़ान के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, और ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। और ये होम्योपैथी की सेल्फ मेडिकेशन बहुत ख़तरनाक है। सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए किसी भी दवाई की, और कोई भी दवाई होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे के बगैर खुद से कभी भी इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि एलोपैथी की साइड इफ़ेक्ट तो रिकवरेबल है, लेकिन होम्योपैथी की साइड इफ़ेक्ट फिर रिकवरेबल नहीं है। ठीक है ना जी। अगर आप ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के उसूलों के ख़िलाफ़ होम्योपैथी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी रिकवरी फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बातें समझ में आएँगी। थैंक यू सो मच। होम्योपैथिक डॉक्टर इकराम खान फ्रॉम एबटाबाद, उम्मीद होम्योपैथिक क्लिनिक, फर्स्ट फ्लोर, महबूब प्लाज़ा, अपोजिट एलाइड बैंक, नियर सिटी मस्जिद, एबटाबाद।